Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट जो कि अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। तो वो चीज है क्या देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इज इकोनॉमिक्स a positive science or normative science? मतलब इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अब ये डिसाइड करने के लिए मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव साइंस किस चीज को बोलते हैं हम और नॉर्मेटिव साइंस किस चीज को बोलते हैं हम, राइट? तो देखते हैं, लेट्स सी। इस तरफ हम लिखेंगे पॉजिटिव साइंस, इस तरफ हम लिखेंगे normative science. Okay, positive science, normative science हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वी आर रीडिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड normative science। चलो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं? अगर आपके सामने मैं कोई सिंपल स्टेटमेंट पेश कर रही हूं या मैं आपके सामने कोई प्लेन फैक्ट, कोई भी फैक्ट मैं आपके सामने रख रही हूं, इसका मतलब दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अभी और डिटेल में एग्जांपल्स करेंगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक, तो धीरे धीरे उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। अगर मैं कोई आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूं, कोई आपको ज्ञान दे रही हूं कि ये करना चाहिए, राइट? इफ आई एम सजेस्टिंग समथिंग तो वो चीज बन जाती है आपकी नॉर्मेटिव साइंस। देखें एग्जाम्पल से, सपोज करो मैं बोल रही हूं द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ठीक, अगला एग्जाम्पल नॉर्मेटिव साइंस का मैं आपके सामने दे रही हूं। यू शुड वर्क हार्ड। ठीक, तो यहां पे हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइट? दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिखी है यू शुड वर्क हार्ड। अब इन दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? जो ये वाली स्टेटमेंट है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये कैसी स्टेटमेंट है? ये एक प्लेन स्टेटमेंट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो मैंने आपके सामने एज इट इज बिना किसी छेड़ाखानी के रख दिया। यूनिवर्सल ट्रुथ आपके सामने मैंने पेश किया है। पर जो ये वाली लाइन है यू शुड वर्क हार्ड, इस लाइन का मतलब क्या है? मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूं, कोई राय दे रही हूं, राइट? तो जब मैं आपको एडवाइस देती हूं इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक,
तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपकी प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब आपको क्या दे रही है, प्रिस्क्रिप्शन दे रही है। ठीक, ये है मेरी प्रिस्क्रिप्टिव और ये है मेरी नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है आपके सामने, बस प्लेन जो फैक्ट है वो एज इट इज रख दिए जा रहे हैं। ठीक, तीसरा डिफरेंस जो मैं बना सकती हूं इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंस क्या है, ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, मैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंडर लिख सकती हूं कि ये क्या है, जजमेंटल। जजमेंटल मतलब ये जजमेंटल हो रही है, ये आपको जज कर रही है कि ये करो ये मत करो। ठीक है, आपको अच्छी चीजों की सलाह दे रही है, बट यहाँ पे आपको कोई सलाह नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको जज नहीं कर रही है, दिस इज नॉन जजमेंटल। अगला फर्क क्या बना सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये ना आपका जो ये है नॉर्मेटिव साइंस, ये ना सिर्फ कौन सी चीजों पे फोकस करता है, फोकस ओनली ऑन वेलफेयर। ये ना सिर्फ वेलफेयर वाली चीजों पे ध्यान देता है, बाकी चीजों से इसे खास मतलब नहीं है। राइट, ओनली इट फोकस ओनली ऑन वेलफेयर एस्पेक्ट। बट जो ये है आपका पॉजिटिव साइंस, ये क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है ऑन एवरी एस्पेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, इट इज न्यूट्रल। इसको फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट जज यू, इट इज न्यूट्रल। जबकि ये क्या है, इट जज यू, इट इज, इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट न्यूट्रल। ठीक है, या बोल सकते हैं हम सिंपल शब्दों में पार्शियल, पार्शियलिटी। बोलते थे ना बचपन में कि ये पार्शियलिटी कर रहा है। पार्शियलिटी मतलब किसी चीज का, पर्टिकुलर चीज का साइड लेना। और ये नॉर्मेटिव साइंस किस चीज का साथ लेती है, ओनली वेलफेयर वाली चीजों का। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं न्यूट्रल या नॉन पार्शियल, नो पार्शियलिटी। ठीक है, नो पार्शियलिटी। आप ये डिफरेंस लिख लीजिए, क्योंकि बुक में आपको इस तरीके से डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। राइट, तो आप इस तरीके से हम डिफरेंस लिख रहे हैं बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, उससे हमें एग्जाम में इजी हो जाता है इन दोनों चीजों को समझना। ठीक है, तो यू हैव टू कीप राइटिंग दिस अलोंग विद मी, आप लिखते रहिए मेरे साथ। ठीक, तो अब एग्जाम में अगर, तो हम एक और डिफरेंस बना लेते हैं, लास्ट का डिफरेंस बना लेते हैं, लास्ट डिफरेंस लिख देते हैं बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक, तो वो डिफरेंस क्या बन सकता है, आपको पता कैसे चलेगा एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इसका। ठीक है, तो देखते हैं। इस स्टेटमेंट का नेचर होता है व्हाट इज, और इस स्टेटमेंट का नेचर होता है व्हाट ओट टू बी।
या फिर व्हाट शुड बी। ठीक है, तो एक और डिफरेंस लिख दिया हमने इन दोनों के बीच में, व्हाट इज और व्हाट ought टू बी। अब एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपके सामने मैं प्लेन फैक्ट रख रही हूं, एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी ह्यूज। ठीक है, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रख रही हूं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी ह्यूज। तो ये एक प्लेन एक ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। मैं आपके सामने एज इट इज कोई बात पेश कर रही हूं बिना कोई जजमेंट के। और वैसे भी इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पता चल गया है यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, इज। इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी ह्यूज। ठीक है, मैं आपके सामने एक प्लेन स्टेटमेंट रख रही हूं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रख रही हूं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी reduced in order to develop the country। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने एग्जाम में दे रखी है और आपको पूछ रखा है कि बताओ ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉमिटिव है। तो कैसे पता लगाएंगे हम, आपको ये देखना पड़ेगा स्टेटमेंट का नेचर कैसा है। स्टेटमेंट का नेचर क्या है, ये आपको कोई चीज करने की हिदायत दे रही है, लिखा है ना पॉजिटिव, सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी रिड्यूस, मतलब कम करनी चाहिए। तो मैं आपको हिदायत दे रही हूं, मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूं, राइट, कि कम करनी चाहिए अगर डेवलप करना है तो। ठीक है, तो जहां पे आपको मैं एडवाइस प्रोवाइड कर रही हूं वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, नॉमिटिव हो जाती है। ठीक, सॉरी, ठीक है, इज हाईलाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में इज वर्ड है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सिंपल इज, मतलब आपके सामने इज का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सामने प्लेन फैक्ट रखे जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपके सामने, इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर आपके सामने स्टेटमेंट में कैसा शब्द आ रहा है, शुड शब्द आ रहा है, तो शुड का मतलब क्या होता है, आपको एडवाइस दी जा रही है, यू शुड वर्क हार्ड, राइट, यू शुड वेक अप अर्ली। तो शुड का मतलब क्या होता है, आपको क्या दी जा रही है, कोई प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, कोई एडवाइस दी जा रही है। ठीक, तो जब आपको एडवाइस दी जाती है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक, तो ये हमारा डिफरेंस था बिटवीन दिस पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं, आप इसको कॉपी भी कर लीजिए साथ साथ। हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव साइंस। तो पहले हमें पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। अगर मैं आपके सामने कोई प्लेन स्टेटमेंट रख रही हूं, कोई प्लेन फैक्ट रख रही हूं, राइट,
तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइंस। और अगर मैं आपके सामने कोई सजेशन रख रही हूँ, कोई ज्ञान बांट रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मेटिव साइंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एग्जाम में एक स्टेटमेंट दी है, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, और आपको बताना है कि ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, ये एक प्लेन फैक्ट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। ठीक। और अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट है, यू शुड वर्क हार्ड, तो शुड मतलब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, राय दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मेटिव साइंस। ठीक। तो यहीं से हम और डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको ज्ञान बांटा जा रहा है, इसका मतलब कोई चीज प्रिस्क्राइब की जा रही है, इसीलिए इस, या प्रिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एडवाइस देना। ठीक। तो पॉजिटिव में आपको कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक। तो हम बोल सकते हैं एडवाइस देना मतलब जजमेंटल होना, राय पास करना, किसी को एक एडवाइस देना कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, इसका मतलब जजमेंटल है। नॉर्मेटिव साइंस इज जजमेंटल, जबकि पॉजिटिव साइंस क्या है, इट इज नॉन जजमेंटल, ये कोई जजमेंट पास नहीं कर रही है। ठीक। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो आपकी ये पॉजिटिव साइंस है, ये क्या है, ये हर चीज पे फोकस कर रही है। ठीक है, चाहे वो बुरी चीज हो, चाहे वो अच्छी चीज हो, इसका मतलब इट इज बीइंग न्यूट्रल, कोई पार्शियलिटी नहीं है, नो पार्शियलिटी। जबकि नॉर्मेटिव साइंस कौन सी चीजों पे फोकस करती है, ओनली ऑन वेलफेयर एस्पेक्ट, इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, ये पार्शियलिटी कर रहा है। ठीक। तो अगर एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको बताया, अगर आपके सामने एग्जाम में कोई लाइन में लिखा है कि दिस इज द फैक्ट, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी ह्यूज, ठीक है, नेशनल इनकम इज इतना इतना, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक। और अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट एडवाइस देती हुई नजर आ रही है, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू डेवलप द कंट्री, ठीक, तो यहां पे आपको एडवाइस मिल रही है कि कम करनी चाहिए पॉपुलेशन, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। अब आप एग्जाम में याद कैसे रखें कि आप बोलोगे मैम मैं तो भूल जाऊंगा, पता लग रहा है ये वाले पॉइंट्स इसमें ये नॉर्मेटिव वाले पॉइंट्स मैंने पॉजिटिव में कर दिए, पॉजिटिव वाले नॉर्मेटिव में। तो इसको याद करने का मैं एक सिंपल तरीका बता रही हूं। राइट। पॉजिटिव का मतलब आप ये सोचो क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सब चीजों को, सब चीजों को कंसीडर करना, सब चीजों को कंसीडर करना। ठीक है। चाहे अच्छी हो या बुरी। ठीक है। सब चीजों को कंसिडर करना, एक पॉजिटिव आदमी यही तो करता है, वो सब चीजों को कंसिडर कर रहा है, वो हर एक एस्पेक्ट को, मैं वो किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं करता। राइट। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो अगर मेरा नेचर पॉजिटिव है, राइट, तो मैं उसके हर एक एंगल से देखूंगी कि नहीं यार, उसका दिन बुरा बीता था, इसीलिए उसने मुझे गंदी बात बोली। राइट। तो मैं उसको एक पॉजिटिव एंगल से देखूंगी। ठीक। तो वही है, पॉजिटिव का मतलब हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करना, किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करना। ठीक। जबकि नॉर्मेटिव क्या करता है, जजमेंट पास करता है, ये सिर्फ अच्छी चीजों पे ही, ये सिर्फ सिर्फ अच्छी चीजों को ही कंसिडर करेगा, को ही कंसीडर
करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक of this chapter 1, unit 1, scope of business economics। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब, स्कोप का मतलब क्या होता है कि कहां 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 आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में मैं इसका मतलब यूज भी बोल सकती हूं, राइट, यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है। सबसे पहले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था। जब मैं इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करती हूं, जब मैं इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करती हूं, ठीक है, जब मैं अपने इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करती हूं तो वो बन जाता है क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and another is macro इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब ये फिर से आपके बुक में ये चीज कवर कर रखी है, अब बार बार कवर कर रखी है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, एग्जाम में पूछने को बनता है, इसीलिए ये चीज ये बार बार कवर कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, मैंने उस दिन आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो चीज होती है जो एक इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है, एक इंडिविजुअल पर्सन को डिसीजन लेना है, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन को डिसीजन लेना है, तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के कौन से पार्ट को रीड करेगा, मैक्रो या माइक्रो, किसको रीड करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि ये किससे डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑपरेशनल मैटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है, इंटरनल अफेयर्स या फिर ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ कंपनी। मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर बोलूं आपको, तो ये किन चीजों से डील करता है, जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं, या सिंपल शब्दों में बोले रूटीन की चीजें हैं, उनसे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप बोलोगे मैम रूटीन की चीजें कौन कौन सी हो गई, राइट, तो रूटीन की चीजें, अब आप खुद अपने आप को आंख बंद करके सोचो कि आप हो क्या, एक बिजनेसमैन। ठीक है, आपको ये सोचना है कि मेरे ऊपर कौन सी ब्रांच अप्लाई होगी इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच अप्लाई होगी, तो आपको मैंने बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक,
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से को आप स्टडी करेंगे, राइट? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताएगा, हाउ टू डील विद डे टू डे अफेयर्स या ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ कंपनी। तो देखते हैं। अब आप सोचो, एक बिजनेसमैन के डे टू डे मैटर्स क्या क्या हैं? क्या क्या चीजें हैं जो एक बिजनेसमैन को डे टू डे रूटीन लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है? तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। डिमांड फोरकास्टिंग। अब देखो ना, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सामान क्या कर रही हूं, मैन्युफैक्चर कर रही हूं, और मुझे उसको क्या करना है बाद में? सेल करना है। तो मैं कितना मैन्युफैक्चर करूं? हाउ मच? तो ऐसे ही आंख बंद करके सोचा कि अच्छा 2 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर दूं तो चलो उतनी मैन्युफैक्चर करते हैं। नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले डिमांड फोरकास्ट करनी पड़ेगी, मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, राइट? कितने यूनिट्स बिक सकते हैं मेरे, राइट? इसका मतलब आई एम फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करना मतलब फ्यूचर की सोचना, राइट? मैं सोचूंगी फ्यूचर में कि फ्यूचर में मेरे कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड आ सकती है। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरे कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड आ सकती है, 1 लाख यूनिट्स की डिमांड आ सकती है, तो मैं उसी के आसपास आज के डेट पे क्या करूंगी? मैन्युफैक्चर करके चलूंगी, राइट? तो अब ये डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करें? तो डिमांड फोरकास्टिंग करने के टूल्स कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। खैर, वो टूल्स हैं क्या, उससे हमें मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि वो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको किस चीज में हेल्प करता है। सिंपल चीज, डिमांड फोरकास्ट करने में। ठीक, तो चलो, एक बिजनेसमैन होते हुए आपका पहला आपने डिसाइड कर लिया, पहला काम, कि मुझे कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है। तो किस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे? जिस हिसाब से आपकी डिमांड है। ठीक, अब सेकंड सेकंड चीज सोचो, अगेन आंख बंद करके सोचो कि आपको क्या चीज डिसाइड करनी होगी रूटीन मैटर्स में, डे टू डे मर्रा में, और क्या क्या चीजें होंगी? प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक मतलब मैं कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करूं। ठीक है, मैं कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करूं। ठीक, क्योंकि देखो, मार्केट में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, पर मुझे अपना बजट भी देख के चलना पड़ेगा, मुझे ये भी देख के चलना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी मेरे को कम से कम कॉस्ट पे मिल जाए, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी से मुझे कॉस्ट में भी क्या पड़ रहा है, सस्ती पड़ रही है कौन सी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? उस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से क्या करके चलूंगी? प्रोड्यूस करके चलूंगी। ठीक, तो अगला डिसीजन जो है वो क्या है? प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में। एक किसको? प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में एक बिजनेसमैन क्या करेगा? डिसीजन लेगा। और सोचो, और किन किन चीजों के रिगार्डिंग एक बिजनेसमैन को डिसीजन लेना पड़ेगा?
तो वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब आपको पता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है एक बिजनेसमैन को? अब देखो, अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इन्वेंट्री आपकी तीन टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, एक हो सकती है वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, और एक हो सकती है आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक मैं रखूं अपने गोडाउन में, कितनी चीजें ऐसी हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कुछ 5 यूनिट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है अभी करंटली, राइट? वो 80% उनके ऊपर काम हो चुका है, तो मैं उनको क्या बोलूंगी? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। फिनिश गुड्स मतलब कई सारे गुड्स ऐसे भी तो होंगे जो पूरे बन के तैयार है फैक्ट्री में मेरे, बस अब उनको मार्केट में लाना बाकी है, राइट? तो कुछ गुड्स मेरे पड़े हैं जिनके ऊपर अभी काम ही नहीं हुआ है एज रॉ मटेरियल। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर काम हो रखा है पर आधा। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर काम क्या है, कंप्लीट हो रखा है। अब ये भी एक चीज है जो बिजनेसमैन को डिसाइड करनी है कि कितना कितना मुझे तैयार रखना है, ठीक? कितना कितना रॉ मटेरियल गोडाउन में होना चाहिए, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, राइट? यहाँ पे बिल्कुल ही केयरफुल रह के मुझे थिंकिंग करनी पड़ेगी कि सपोज करो मैंने रॉ गोडाउन में कुछ भी नहीं रखा, मेरे पास कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं है, और एकदम से मेरे पास ऑर्डर आ गया कि आपको इतनी यूनिट्स बना के भेजनी है। तो जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, जब मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो मैं कैसे सामान मैन्युफैक्चर करूंगी? इसीलिए आई नीड टू कीप सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन माय गोडाउन, ठीक? ठीक है, मुझे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा ताकि किसी भी वक्त अगर ऑर्डर आए तो मैं फटाफट गोडाउन से रॉ मटेरियल निकालूं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या कि मैं फिनिश गुड्स प्रॉपर तैयार करके रखूं। हो सकता है कल की डेट पे ही ऑर्डर आ जाए, ठीक है? तो एक दिन में क्या, अगर सपोज करो मेरे पास सुबह ऑर्डर आ गया कि आपको इतनी यूनिट्स मार्केट भिजवानी है, तो क्या मैं अब मैन्युफैक्चर करना शुरू करूंगी? नहीं, मुझे पहले से ही अपने गोडाउन में वो चीज तैयार रखनी पड़ेगी ताकि जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही मैं यूनिट्स को क्या कर दूं, मार्केट तक पहुंचा दूं, राइट? तो वही है, मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितना मुझे हर वक्त क्या करना है, तैयार रखना है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल रखूं, कितना फिनिश गुड्स रखूं? पर कैसे पता चलेगा? ये भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे टूल्स हैं जो आपको मदद करेंगे, राइट? एबीसी एनालिसिस है, ये अभी आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीए फाइनल में करेंगे। बस आपको अभी ये पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू डिसाइड, ठीक है, कि कितना कितना हमें क्या करना है, ऑप्टिमम स्टॉक अपने पास मेंटेन करके चलना है, राइट? तो हमारे पास टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं? एक मैंने बताया, हमारे पास एबीसी एनालिसिस है, ठीक है? ठीक है, एबीसी एनालिसिस है, और कई सारे
मैथमेटिकल मॉडल्स भी हैं जो कि किस चीज में मदद करेंगे? ये आपको मदद करेंगे, या मैं बोल सकती हूँ हेल्प करेंगे टू डिसाइड ऑप्टिमम इन्वेंट्री या स्टॉक टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको फॉर्मूलेज दिए होंगे कुछ, उन फॉर्मूले को आपको निकालना है, राइट। उन फॉर्मूले पे आप अपने फिगर्स फिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रॉ मटेरियल मैं अपना गोडाउन में रखूं, राइट। कितना रॉ मटेरियल का मैं चीजें मैन्युफैक्चर करके बिल्कुल रेडी रखूं, ठीक, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी कौन सॉल्व करता है? अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प यू विद दिस। अब देखते हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहली चीज थी, आपकी इट डील्स विद इंटरनल अफेयर्स, रोजमर्रा के चीज, ठीक है, इट डील्स विद इंटरनल अफेयर्स। तो पहली चीज क्या थी जिसमें आपकी वो हेल्प कर रहा था? डिमांड फोरकास्ट करने में। अगला चीज थी आपकी प्रोडक्शन टेक्निक में। तीसरी चीज है आपको इन्वेंट्री कैस कितना कितना रखे उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, फोर्थ चीज जो आपकी हेल्प करेगा वो किसमें? रिसोर्स एलोकेशन में आपकी हेल्प करेगा। अब ये प्रॉब्लम तो हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। क्या कि मेरे पास जो रिसोर्स हैं वो क्या है? लिमिटेड है, राइट। लिमिटेड रिसोर्सेस को मैं कैसे एलोकेट करूं, कैसे यूज करूं, कैसे एलोकेट करूं ताकि मैं अपनी वांट्स को क्या कर सकूं? सेटिस्फाई कर सकूं। टू सेटिस्फाई माय वांट्स। ठीक है, टू सेटिस्फाई माय वांट्स। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक्स में क्या करना है? अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को क्या करना है? एलोकेट करके चलना है, राइट, ताकि मैं अपनी वांट्स को क्या कर सकूं? पूरा कर सकूं। तो मैं बोल सकती हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटेन्स मेनी थ्योरीज, कई सारी थ्योरीज इसमें दे रखी हैं, विच हेल्प अस टू allocate our limited resources in such a way so as to obtain, so as to make, so as to make
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? जो हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करें टू सेटिस्फाई माय अनलिमिटेड वांट्स, राइट? तो इसी तरीके से रिसोर्सेज को स्पेंड करना पड़ेगा, वाइज तरीके से स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी जरूरत वाली चीजों को पूरा कर सकूं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब पूरा पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, और और किस चीज में हेल्प करता है आपका ये अगला एग्जाम्पल जहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है? वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास जो फंड्स हैं, ठीक है? अब देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ता है, अब मशीनरीज भी तो खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपके पास फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है, सेकंड प्लांट एंड मशीनरी है, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है? अब मैं कौन सी वाली चूज करूं? ठीक है, कौन सी चूज करूं? ये वाली मशीनरी खरीदूं, या ये वाली मशीनरी खरीदूं, या ये वाली मशीनरी खरीदूं? ठीक है, तो आपको डिसाइड, क्योंकि पैसा तो मेरे पास लिमिटेड है ना, राइट? अब उस पैसे से मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सी प्लांट एंड मशीनरी खरीदूं, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक, इस वाली पे करूं या इस पे करूं या इस पे करूं? ठीक, तो कौन सी वाली मशीनरी खरीदना है, इसके लिए आपको कुछ, इसको हम ना, इस कॉन्सेप्ट का नाम हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग, राइट? कि आपके पास जो पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी वाली कैपिटल खरीदूं। कैपिटल को हम प्लांट एंड मशीनरी भी बोलते हैं, एक ही बात है, राइट? कि मेरे को कहाँ क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं ऐसे प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है, जो मुझे सस्ता भी पड़े और जिससे मुझे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो ऐसे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना जिसकी कॉस्ट भी क्या हो, कम हो, और फायदा भी ज्यादा मिले। ठीक है, तो ऐसी जगह आपको क्या करके चलना है? इन्वेस्ट करके चलना है, ठीक है? और अब हम, तो आपको पता चल गया माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी किस चीज में मदद करता है। डे टू डे मैटर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी मदद कर रहा है, रूटीन के मैटर्स में आपकी मदद कर रहा है। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी किस चीज में हेल्प कर रहा है, राइट? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके किस चीज में हेल्प करता है? इट डील्स विद एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये किस चीज से डील करता है? जो नेशनल लेवल की चीजें हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या कंडीशन चल रही है, रिसेशन मंदा चल रहा है या सब चीजें अच्छी चल रही हैं, राइट, पीक पे चल रही हैं, राइट? तो वो सारे किस में कवर होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब
क्या हमें उन चीजों से कोई वास्ता पड़ेगा? यस, हमें उन चीजों से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका है बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब अगर मैं आपको अगर मैं कोई नई कंपनी खोलना चाह रही हूं, तो मुझे ये देखना जरूरी है कि हमारी कंट्री में बिजनेस साइकिल कौन सी चल रही है। बिजनेस साइकिल मतलब, अब जैसे देखो बिजनेस साइकिल क्या होती है, जैसे पहले आया पीक, अच्छा टाइम चल रहा है, उसके बाद आ गया रिसेशन, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गया, जैसे आजकल चल रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है लॉकडाउन में, राइट। हमारा नेशनल जीडीपी जो हमारा प्रोडक्शन है वो फॉल कर गया है, इनकम गिर गई है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बुरा वक्त भी उठेगा, वापस हम पहुंचेंगे पीक की तरफ। ठीक है, फिर कोई भी चीज हमेशा तो रहती नहीं है, फिर वापस हम रिसेशन की तरफ आएंगे। तो ये साइकिल ऐसी है जो आपकी ऑनगोइंग साइकिल है, ये एक सर्कल है जो चलता रहता है। ठीक, तो मुझे डिसाइड करना है कि मेरे को कोई फैक्ट्री लगानी है या नहीं लगानी है, तो मैं क्या देखूंगी, अपनी कंट्री की बिजनेस साइकिल देखूंगी। तो अगर पीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, पैसा लगाऊंगी, आई विल इन्वेस्ट। और अगर क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि रिसेशन में तो वैसे ही मंदा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं रखेंगे। जब पैसा ही नहीं है तो क्या चीज डिमांड करोगे आप, राइट। और जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो मैं मैन्युफैक्चर करके करूंगी क्या, राइट। तो रिसेशन के टाइम पे बेटर ऑफ है कि अपना पैसा सुरक्षित करके चलो, राइट। फैक्ट्री नहीं लगानी है, क्योंकि फैक्ट्री लगाओगे तो प्रोडक्शन किसके लिए करोगे, मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है, राइट। तो मुझे अपने बिजनेस डिसीजंस किस हिसाब से लेने हैं, आप हमें अपने बिजनेस डिसीजन मार्केट में जो बिजनेस साइकिल चल रही है, कंट्री में जो बिजनेस साइकिल चल रही है, उस हिसाब से लेने हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या है, मैक्रो लेवल की चीज है, क्योंकि सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो पूरी कंट्री पे अप्लाई करेगी। ठीक है, तो मुझे अपने डिसीजंस किस हिसाब से भी लेनी पड़ेंगे कि सरकार की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है सरकार की, फिस्कल पॉलिसी कैसी है सरकार की, ये सब हम लास्ट एक चैप्टर है उसमें रिवाइज करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ये सब चीजें। ठीक है, और सरकार की फॉरेन पॉलिसी कैसी चल रही है, उस हिसाब से आप अपने बिजनेस के डिसीजंस लेंगे। सपोज करो सरकार की फॉरेन पॉलिसी क्या चल रही है, सरकार का नारा चल रहा है मेक इन इंडिया। तो इसका मतलब सरकार ने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। क्या मुझे इंडिया में ही चीजें क्या करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की फॉरेन पॉलिसी अब थोड़ी सी क्या हो गई है, स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो अपना डिसीजन है कि मैं खुद बनाऊं या बाहर से खरीदूं, वो किस हिसाब से लिया, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से लिया। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी भी वैसी ही है, सरकार का मनी के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, मार्केट में अगर सरकार ने मॉनेटरी लोन बहुत ज्यादा महंगे कर दिए हैं, तो अब मैं लोन कम लूंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मेरी जो डिसीजन है वो किस हिसाब से चेंज हुए, सरकार की पॉलिसीज के हिसाब से चेंज हुए। ठीक, तो ये इतना ही था। ठीक है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने किया था, इज इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, तो हमने दोनों के बीच में डिफरेंस कर लिया था।
ठीक है, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है, तो हमने डिफरेंस दोनों के बीच में कर लिया था। बस लास्ट में हम कंक्लूजन रह गया था लिखना। कंक्लूजन क्या है? इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, कैसे? क्योंकि पॉजिटिव चीजों में हम सिर्फ किस पे फोकस, हम सारी चीजों पे फोकस करके चल रहे थे, और नॉर्मेटिव में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ अच्छी चीजों पे फोकस करके चल रहे थे। एवरीथिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक, कैसे? क्योंकि अब हमारी कंट्री में सिगरेट भी मैन्युफैक्चर होती है, लिकर भी मैन्युफैक्चर होती है, मिल्क भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, बटर भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार सिर्फ नॉर्मेटिव होके चलेगी तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों का प्रोडक्शन होगा, और अगर सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों का प्रोडक्शन होगा तो सरकार को आमदनी कहां से होगी? क्योंकि सरकार को तो मेजर आमदनी किससे हो रही है? सिगरेट से टैक्सेस आते हैं, शराब के टैक्सेस आ रहे हैं, राइट? तो सरकार ने कंट्री भी तो चलानी है ना, इसीलिए सरकार तो एवरीथिंग, हर एक चीज पे फोकस करके चलेगी। द चॉइस इज योर्स कि आपको अपने लिए कौन सी वाली चीज परचेज करनी है। तो आपको अपने रिगार्डिंग क्या होना पड़ेगा? नॉर्मेटिव, अपना भला खुद सोचना पड़ेगा। बट सरकार किस हिसाब से होकर चलेगी? पॉजिटिव, क्योंकि सरकार हर एक चीज पे फोकस करेगी, वेलफेयर वाले पे भी फोकस करेगी और नॉट वेलफेयर वाले पे भी फोकस करके चलेगी। ठीक, क्योंकि उसे क्या आते हैं? रेवेन्यूज आते हैं, राइट? तो सरकार को लिकर भी मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शराब से सरकार को क्या आती है? आमदनी आती है। इसीलिए गवर्नमेंट विल फोकस ऑन एवरीथिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? पॉजिटिव। बट अपने रिगार्डिंग डिसीजन लेने के टाइम पे मुझे क्या होना पड़ता है? नॉर्मेटिव, राइट? तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।